हेलो दोस्तों, आज आप लोग का स्वागत है व्याकरण के क्लास में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हिंदी व्याकरण। चलिए दोस्तों, लेकर के आए हैं संपूर्ण हिंदी व्याकरण। जी हाँ, याद रखिएगा, जो इस क्लास में जो चर्चाएं होंगी, बातें होंगी और जिसकी परिभाषाएं होंगी वह होगी व्याकरण के अंतर्गत, यानी कि हिंदी व्याकरण का संपूर्ण लेक्चर आपको इस चैनल पर मिलेगा। तो देर किस बात की, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बाकी वीडियो भी आपको इसी चैनल पर मिले व्याकरण की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। संपूर्ण हिंदी व्याकरण के जो टॉपिक है उसके बारे में बात करेंगे। जो संपूर्ण व्याकरण जो होता है हिंदी व्याकरण, उसमें कितने सारे टॉपिक्स पर बात की जाएगी। तो देखिए, संपूर्ण हिंदी व्याकरण है, इसमें आपको बात की जाएगी संधि की, बात की जाएगी समास की, और यहाँ देखिएगा कारक है, वचन है, लिंग, सर्वनाम, संज्ञा, रस, छंद और अलंकार के बारे में भी चर्चाएं करेंगे, लेकिन बारी बारी से। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि हिंदी व्याकरण क्या है, व्याकरण कहते किसको हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, व्याकरण किसे कहते हैं, यानी कि परिभाषा इसकी क्या होती है, तो इसके बारे में जानेंगे। यहाँ देखिए क्वेश्चन, पहली बात यही है कि आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि व्याकरण किसे कहते हैं। जी हाँ, चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोगों ने जो वीडियो देख रहे हैं, कहीं न कहीं एक बार व्याकरण की परिभाषा कहीं न कहीं आप लोग पढ़े होंगे, सुने होंगे, देखे होंगे। तो चलिए जानते हैं हम लोग कि व्याकरण किसे कहते हैं। किसी भी भाषा को सही तरीके से और शुद्ध रूप से बोलने के लिए, लिखने के लिए और समझने के लिए कुछ नियम होते हैं, और उन्हीं नियमों को हम क्या कहते हैं, व्याकरण कहते हैं। इसे अंग्रेजी में ग्रामर भी कहा जाता है, याद रखना है दोस्तों। शुद्ध या तो बोला जाए इसको सही तरीका से वन लाइन में, कि व्याकरण के अंतर्गत शुद्ध बोलना, लिखना और समझना, यानी कि पढ़ना आ जाए तो उसे व्याकरण कहते हैं। तो ये बात आ गई आप लोग को समझ में। अगर समझ में ना आए तो आप लोग कमेंट करिएगा, आपको समझाने की पूरी कोशिश की जाएगी। तो चलिए ये याद रखिएगा, व्याकरण किसे कहते हैं। व्याकरण किसी भाषा को सही तरीके से या शुद्ध रूप से बोलने के लिए, लिखने के लिए और समझने के लिए जो नियम होते हैं, और उन्हीं नियमों को हम लोग क्या कहते हैं, व्याकरण कहते हैं, ग्रामर कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखेंगे। व्याकरण का जन्म कब हुआ, यानी कि व्याकरण का निर्माण या व्याकरण जो व्यवस्था थी वह कब से बना। तो देखिए यहाँ पर आपको इसकी बारे में गहराई को हम लोग लेके चलेंगे, गहराई से। तो यहाँ देखिए व्याकरण का जो जन्म हुआ उसको बारे में हम लोग जानेंगे। व्याकरण का जन्म वैदिक काल माना जाता है। याद रखिए, वैदिक काल जो वेदों के बात करते हैं, ठीक है। व्याकरण का जन्म वैदिक काल का माना जाता है। सर्वप्रथम संस्कृत व्याकरण का विकास हुआ। जी हाँ, याद रखिएगा दोस्तों, जो व्याकरण बना वह सबसे पहले संस्कृत भाषा का बना था, जो लिखित रूप से उपलब्ध है। अभी भी यहाँ पर क्या है, तो संस्कृत व्याकरण है वह लिखित रूप से उपलब्ध है। और यहाँ देखा जाए कि वेदों में संस्कृत भाषा का वर्णन किया गया है। सच्ची बात है कि हम लोग जानते हैं कि जो वेद लिखा गया वह संस्कृत भाषा में लिखा गया है। और यहाँ पर जो बात की जा रही है कि सत्य बात है कि वेदों में जो आपको संस्कृत भाषा का उल्लेख किया गया है, संस्कृत भाषा में वेद लिखा गया है। इसके बाद आपको देखिएगा, जो संस्कृत व्याकरण के उदाहरण है महर्षि पाणिनि। जी हाँ, याद रखिएगा, जो संस्कृत व्याकरण का जो पिता कहा जाता है वह क्या है, तो पाणिनि को कहा जाता है। याद रखना है दोस्तों, महर्षि पाणिनि को संस्कृत व्याकरण का पिता माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा, जिन्होंने अपने महेश्वर सूत्रों से या सूत्रों में संस्कृत भाषा के वर्ण, धातु, प्रत्यय और समास आदि के नियमों को समेटा था। याद रखना दोस्तों, व्याकरण का जो जन्म हुआ था वह वैदिक काल को माना जाता है, और जो वेदों में संस्कृत भाषा का वर्णन किया गया है। तीसरी बात यहाँ पर नोट करने की बात यही है कि व्याकरण का जो पिता माना जाता है वह महर्षि पाणिनि को माना जाता है। पाणिनि ने ही अपने महेश्वर सूत्रों में संस्कृत भाषा के वर्ण, धातु, प्रत्यय और समास आदि का नियमों का समेटा था, यानी कि वर्णन किया था, बतलाया था। चलिए दोस्तों, जहां तक हमें आशा है कि आप लोग
इस टॉपिक को समझ लिए होंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। व्याकरण का जन्म कब हुआ, कैसे हुआ, जानिए। अब देखिए, कौन सी भाषा हिंदी भाषा की जनक और अग्रदूत कही जाती है। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा, हिंदी भाषा का जो जननी या तो कह सकते हैं हिंदी भाषा का जो जनक और अग्रदूत किस भाषा को कहा जाता है, ये क्वेश्चन है आपको। तो चलिए देखिए इसका आंसर क्या होता है। तो हिंदी भाषा का जनक, याद रखिएगा, जो हिंदी भाषा के जो जनक है और अग्रदूत 3 भाषाओं को माना जाता है। पहला है आपका संस्कृत। जी हाँ, याद रखिएगा, जो भाषाओं का जो जननी होता है वह संस्कृत भाषा को माना जाता है, क्योंकि माना जाता है ऐसा कि संस्कृत जो भाषा है वह सभी भाषाओं का जो जन्म की है, यानी कि सबसे पहले संस्कृत भाषा ही इस पृथ्वी पर उपलब्ध था, ऐसा माना जाता है। ठीक है, ये संस्कृत भाषा हो गई, प्राकृत भाषा और अपभ्रंश जो भाषा थी, ये 3 भाषाएं थी जो हिंदी भाषा का जनक माना जाता है, अग्रदूत मानी जाती है या कही जाती है। इन भाषाओं का हिंदी और हिंदी व्याकरण के विकास में सर्वाधिक योगदान है। आप लोग समझ गए कि हिंदी जो भाषा है उसका जनक संस्कृत को माना जाता है, अग्रदूत इसको आगे बढ़ाने वाली जो भाषा थी वो प्राकृत भाषा और अपभ्रंश भाषा थी, जो आपको भाषाओं का हिंदी और हिंदी व्याकरण के विकास में सर्वाधिक योगदान दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न है कि हिंदी व्याकरण के जनक कौन है। जी हाँ, याद रखिएगा, वह अभी हम लोग पीछे देखे थे, संस्कृत भाषा का जो संस्कृत व्याकरण का जो जनक थे वह आपका महर्षि पाणिनि थे, लेकिन हिंदी व्याकरण का जनक कौन है, तो देखिए याद रखिएगा, हिंदी व्याकरण के जनक दामोदर पंडित को कहा जाता है। इन्होंने 12वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में एक ग्रंथ की रचना की थी जिसे युक्ति व्यक्ति प्रकरण के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, हिंदी व्याकरण का जनक दामोदर पंडित को कहा जाता है। वह 12वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में एक ग्रंथ की रचना की थी जिसे उस ग्रंथ का नाम था युक्ति व्यक्ति प्रकरण के नाम से जाना जाता है। दामोदर पंडित के द्वारा जो लिखा गया ग्रंथ। समझ गए हो? अगर समझ गए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न आपका क्या है कि हिंदी व्याकरण के लेखक कौन है। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा, हम लोग जनक देखे और इसका भाषा के बारे में जाने कि उत्पत्ति कहाँ से हुआ। अब देखिए हिंदी व्याकरण के लेखक कौन है। याद रखिएगा, हिंदी व्याकरण का जो लेखक है वह है कामता प्रसाद गुरु। याद रखिएगा दोस्तों, कामता प्रसाद गुरु थे, जो 1875 से 1947 ईस्वी में का है तो हिंदी व्याकरण जैसी महत्वपूर्ण पुस्तक की रचना की थी, जिसे नागरी प्राचीरणी भाषा सभा यहाँ लिखा हुआ है काशी के द्वारा पुस्तक के रूप में 1920 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था। याद रखना है दोस्तों, सबसे पहली बात यहाँ पर है कि कामता प्रसाद गुरु ने ही 1875 ईस्वी से स्टार्ट किया था हिंदी व्याकरण को लिखना, और उसमें जो पुस्तक थी उनकी, याद रखना है कि उनकी जो पुस्तक की रचना की थी जिसे नागरी प्राचीरणी सभा काशी के द्वारा पुस्तक के रूप में 1920 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था। इसका कई भाषाओं में अनुवाद किया गया है। दोस्तों याद रखिएगा, जो कामता प्रसाद जो है हिंदी व्याकरण के लेखक हैं, यह इनके जो बुक छपी थी 1920 ईस्वी में छपा था और कई भाषाओं में इसका अनुवाद किया गया है, ट्रांसलेट किया गया है। अब क्वेश्चन है कि हिंदी व्याकरण के कितने भेद होते हैं। याद रखना है दोस्तों, तो हिंदी व्याकरण के जो भेद है उसके बारे में जानेंगे, यानी कि हिंदी व्याकरण के खंड या भेद या पार्ट्स ऑफ हिंदी व्याकरण। तो देखिएगा और इसको समझिएगा। पहला जो आपका है, इसमें हिंदी व्याकरण को वर्ण विचार के रूप में बांटा गया, फिर शब्द विचार, और यहाँ देखिएगा वाक्य विचार है और छंद विचार है। याद रखिएगा दोस्तों, हिंदी व्याकरण को 4 वर्गों में बांटा गया है, क्योंकि इसको अध्ययन करने में आसानी हो, सुलभ हो। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा दोस्तों, वर्ण विचार, इसके अंतर्गत ध्वनियों और वर्णों के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं, उसे वर्ण विचार कहते हैं। शब्द विचार क्या होता है, इसके अंतर्गत शब्द के विधि पक्षों संबंधी नियमों का अध्ययन करते हैं, उसे शब्द विचार कहते हैं। वर्ण विचार किसको कहते हैं, इसके अंतर्गत वाक्य संबंधी विभिन्न स्थितियों और का है तो इसके परिभाषाओं का अध्ययन करते हैं, उसे वाक्य विचार कहते हैं। छंद विचार क्या है, तो इसमें साहित्यिक रचनाओं
के शिल्पगत पक्षों पर विचार किया जाता है, उसे छंद कहते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, ये 4 भागों में आपको वर्ण को बांटा गया है। अब देखिएगा कि भाषा क्या है। भाषा की परिभाषा को हम लोग देखेंगे और इसके अर्थ, अंग, भेद और प्रकार के बारे में बात करेंगे दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं अगले टॉपिक, भाषा की परिभाषा, अर्थ, अंग, भेद और प्रकार। भाषा क्या है, भाषा की परिभाषा क्या होती है, इसके बारे में देखेंगे। भाषा की परिभाषा, तो यहाँ देखिएगा, जल्दी से आप लोग बताइए कि इसका सही क्या होगा उत्तर, इसका सही परिभाषा क्या होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग जानने की। तो यहाँ देखिएगा, भाषा की परिभाषा क्या होता है। भाषा एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, है ना। याद रखिएगा, विचारों को व्यक्त कर सकते हैं और जिसके लिए हम आवश्यक ध्वनियों का प्रयोग करते हैं। याद रखना है दोस्तों, हम लोग भाषा की परिभाषा देख रहे हैं। भाषा एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं और जिसके लिए हम आवश्यक ध्वनियों का प्रयोग करते हैं। अगर देखा जाए तो हम लोग भाषा की परिभाषा जो है, भाषा है उसको 3 वर्णों में बांटा गया, 3 वर्गों में बांटा गया है। क्या है, पहला तो एक होता है मौखिक भाषा, एक होता है लिखित और एक होता है सांकेतिक। तो यहाँ पर देखा जाए कि आपको मौखिक भाषा का बात किया जा रहा है, इसकी परिभाषा दी जा रही है। कहा जा रहा है कि भाषा एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को प्रकट कर सकते हैं और उसके लिए आवश्यक ध्वनियां निकालते हैं या ध्वनियों का प्रयोग करते हैं, उसे भाषा कहते हैं। देखिएगा, भाषा को प्राचीन काल से ही परिभाषित करने की कोशिश की जाती रही है। इसकी कुछ मुख्य परिभाषाएं निम्न है। याद रखिएगा, ये जो आपका है, कहीं पर भी भाषा की परिभाषा सटीक नहीं मिला है, ये प्राचीन काल से ही परिभाषित किया जा रहा है, लेकिन इसका सही जानकारी नहीं प्राप्त हो रही है। चलिए, तो यहाँ देखिएगा किस प्रकार से और भाषा की परिभाषाएं हैं। जैसे कि बहुत सारे विचार विमर्श करने के बाद आपको एक याद रहेगा कि प्लूटो नामक एक वैज्ञानिक थे जो हिंदी व्याकरण की, यानी कि कह सकते हैं भाषा की परिभाषा दिए थे अपने ओर से। तो यहाँ देखिए, प्लूटो ने सोफिस्ट में विचार और भाषा के संबंध में लिखते हुए कहा कि विचार और भाषा में थोड़ा ही अंतर है। विचार आत्मा के मुख्य या अध्ययनात्मक बातचीत है, पर वही जब ध्वन्यात्मक होकर होठों पर प्रकट होती है तो उसे भाषा की संज्ञा दी जाती है। याद रखना है, जो आत्मा का विचार होता है, जो मन में सोचते हैं, वो अध्यात्मक होता है, बातचीत होता है। जैसे कि मन ही मन हम लोग बोलते हैं, अगला आदमी नहीं सुन पाता है, उसे कहा। लेकिन जब जो मन में सोचते हैं और उसको हम लोग बोल देते हैं, उसे हम लोग संज्ञा की उपाधि देते हैं, उसे उस भाषा को संज्ञा कहते हैं। बात समझ गए। अब यहाँ देखिए, स्वीट के अनुसार, यानी स्वीट एक विचारतज्ञ थे जिन्होंने कहा कि ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों को प्रकट करना ही भाषा कहलाता है। जी हाँ, याद रखिएगा दोस्तों, ये जो स्वीट थे वह कहे कि जो हम लोग बोलते हैं, जो हम लोग का जो ध्वनियां निकलती है, उसी को भाषा कहते हैं। और बहुत सारे जो लोग थे अपना अपना बात को रखे। जैसे वेंद्रीय कहे कि भाषा एक तरह का चिन्ह है। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा, भाषा एक तरह का चिन्ह है। चिन्ह से आशय उन प्रतीकों से है जिनके द्वारा मानव अपना विचार दूसरे पर प्रकट करता है। यह प्रतीक कई प्रकार के होते हैं, जैसे नेत्रग्राह, श्रोत्रग्राह और स्पर्शग्राह। वस्तुतः भाषा की दृष्टि से श्रोत्रग्राह प्रतीक की सर्वश्रेष्ठ है, यानी कि जो व्यक्ति सुन रहा है वह सबसे सुटेबल है, सबसे श्रेष्ठ है। यहाँ पर देखा जाए, और एक व्यक्ति थे जिनका नाम था ब्लॉक तथा ट्रेगर। ब्लॉक तथा ट्रेगर के मतानुसार भाषा या दृक्चिक भाष प्रतीकों का यंत्र है जिसके द्वारा एक सामाजिक समूह सहयोग करता है। टोटल मिलाकर देखा जाए, एक और है श्रुतवा,
लिखते हैं कि भाषा यादृच्छिक भाषा प्रतीकों का तंत्र है जिसके द्वारा एक सामाजिक समूह के सदस्य सहयोग एवं संपर्क करते हैं। इस सारे व्यक्तियों के बात से पता चला कि जो भाषा हम लोग बोलते हैं, जो किसी व्यक्ति के द्वारा सुना जाता है या समझा जाता है, वही आपकी भाषा है, चाहे आप जिस भाषा में आप लोग बोलें। ठीक है, सारे बहुत सारे भाषाएं हैं, जैसे हिंदी है, संस्कृत है, इंग्लिश है, आपका मैथिली है, गुजराती है, पंजाबी है, तमिल है, उड़िया है, कन्नड़ है, भोजपुरी है, बहुत सारे भाषाएं हैं। सब अपनी अपनी यादृच्छिक भाषा की बात करते हैं, यादृच्छिक प्रतीकों की बात करते हैं। और इन्होंने सही बात कहा कि बहुत सारे चिन्ह है, यानी कि प्रतीक का तंत्र है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि चाइनीज भाषा होता है, चाइनीज भाषा होती है, उसकी प्रतीक कुछ अलग होती है। तो ये सारे जो बात है, ये हम लोग चिन्हों से दर्शा सकते हैं कि यह क्या है। तो ये सारे जो लोग थे, सब अपना अपना व्यक्तित्व रखे और अपनी बातों को रख सकते थे, और उन्होंने रखा और अपने अपने बात विचार को रख करके हम लोग को बतलाया कि भाषा क्या है। अब देखिए, भाषा, एक भाषा कई लिपि में लिखी जा सकती है। दोस्तों, ये जो पॉइंट है याद रखिएगा, एक भाषा कई लिपियों में लिखी जा सकती है और दो या अधिक भाषाओं की एक ही लिपि हो सकती है। भाषा संस्कृति का वाहन है और उसका अंग भी है। याद रखना दोस्तों, जो भाषा है वह संस्कृति का वाहन, यानी कि संस्कृति को ले चलता है, संस्कृति को आगे बढ़ाता है। वह जो आपका भाषा है वह एक संस्कृति का वाहन है और उसका अंग भी है। अगर हम लोग को आज नहीं समझाया जाता तो हम लोग कुछ भी समझ जाते। तो ये जो आपकी भाषाएं हैं वो वह याद रखना है। भाषा जो होती है, एक भाषा कई लिपि में लिखा जा सकता है, या तो एक लिपि में कई भाषा भी होते हैं। जैसा कि हिंदी जो भाषा है वह देवनागरी में लिखा जाता है। दोस्तों, आपको याद रहे, देवनागरी लिपि में लिखा जाता है आपकी हिंदी भाषा। दोस्तों, याद रखना है। और इस वीडियो में इतना ही, कल फिर मिलेंगे आप लोग। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, यही कामना है। और